नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज 29 अगस्त 2023 की करंट जीके की। और करंट जीके में सबसे खास बात हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल टैग हम देखते हैं कि सफल और असफल लोग, ध्यान देना, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। यानी सबकी क्षमताएं एक जैसी होती है, सब में ताकत होती है, सब में ऊर्जा होती है, सब में एनर्जी होती है। सफल हो चाहे असफल हो, दोनों में कोई अलग भिन्नताएं नहीं होती है क्षमताओं की दृष्टि से। लेकिन भिन्नता होती है, कैसी भिन्नता? इच्छा शक्ति की भिन्नता। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। अगर आप में विल पावर है, अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आपके अंदर से अगर एक तरह से जो भूख है वो निकलती है, तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। और आप निश्चित रूप से इस करंट जीके के माध्यम से सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन भूख होनी चाहिए आप में। बात करते हैं हम आज के करंट जीके की। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके लिए वो है आज का पहला प्रश्न है आज का आपके लिए कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? भाई, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राजस्थान के कितने शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे? तो सबसे बात आती है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, इनमें सही आंसर रहेगा 2। राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। 2 की 2 महिलाएं हैं और एक आती है अपनी अलवर से। एक तो कहां से आती है भाई? अलवर से आती है, और दूसरी आती है जोधपुर से। कौन कौन है? यहां सीधा प्रश्न आ जाता है कि 2 की 2 महिलाएं हैं और एक कहां से आती है? एक तो आती है अलवर से और एक आती है जोधपुर से। जो अलवर से आती है वह है आशा रानी सुमन। अलवर से कौन आती है? आशा रानी सुमन। आशा रानी सुमन। और जो जोधपुर से आती है, जोधपुर से जो आती है वो कौन है? वो है शीला आसोपा। कौन है? शीला आसोपा। क्लियर रह जाएगा आपको कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे? 2। और 2 कहां से हैं? अलवर और जोधपुर से हैं। दोनों महिलाएं कौन कौन है? आशा रानी सुमन और शीला आसोपा। मामला क्लियर है? दैट्स क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न आपको? तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से इस परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी परियोजना है? कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में विवाद बना हुआ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश लड़ने के लिए उतारू है, दोनों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसी कौन सी परियोजना है? क्या वो परवन सिंचाई परियोजना है? क्या वो ईस्टर्न, या वेस्टर्न नहीं है बल्कि क्या नाम है भाई, ईस्टर्न कैनाल परियोजना है? क्या वो बाणगंगा है? क्या बीसलपुर परियोजना है? तो जैसा कि आप सही सोच रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ईस्टर्न कैनाल परियोजना। कौन सी परियोजना है भाई? ईस्टर्न कैनाल परियोजना। राइट आंसर क्या रहेगा? ईस्टर्न कैनाल परियोजना। अगर मैं आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी की बात करूं तो अभी 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित हुई। कितनी? 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित हुई थी। तो हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी बोले कि भाई 16 घोषित हो चुकी है, अगर एक और हो जाए यानी +1 यानी 17 हो जाए तो कोई कुछ बिगड़ जाएगा क्या? क्या केंद्र सरकार के कोई फर्क पड़ जाएगा क्या भाई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, अगर वो इस परियोजना को मान्यता दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो 17 परियोजनाएं हो जाएंगी। उन्होंने निशाना साधा दोनों पर। एक चैनल से बात की थी उन्होंने, न्यूज़पेपर में छपा था, एक चैनल से बातचीत की थी कि अगर प्रधानमंत्री देश में एक और राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं, कितनी? एक और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? 16 पहले से चल रही है। एक राजस्थान के भले के लिए, राजस्थान के हित के लिए अगर एक और परियोजना हो जाएगी
क्योंकि राजस्थान में सदियों से अकाल पड़ रहा है, सदियों से सूखा पड़ रहा है। अगर एक परियोजना और इसमें आ जाती है तो राजस्थान का भला हो जाएगा, और जब राजस्थान का भला हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी को तो खुश होना चाहिए भाई। ये बात उन्होंने क्यों कही, ये एक आपको बताऊं कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक एमओयू साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पानी का प्रयोग को लेकर बातें चल रही थी कि चंबल और उसकी सहायक नदियों को लेकर के कितना पानी राजस्थान प्रयोग कर सकता है। और उसी दौर में ईस्टर्न कैनाल परियोजना की नींव रख दी गई। लेकिन यह मामला मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में लेकर चला गया और इस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। इस बात को लेकर के दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस बात को लेकर, कौन सी परियोजना को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, अगर आपसे पूछे तो किस बात को लेकर के भाई, किसको लेकर के? ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर। तो सही आंसर क्या रहेगा? ईस्टर्न कैनाल परियोजना याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लीजिएगा। बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। तो वो है आरपीएल के उद्घाटन मैच में विजेता टीम कौन सी है? ये बात हम कल भी कर चुके थे। आरपीएल की हम बात लगातार 3 दिन से कर रहे हैं कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरपीएल के मैच हो रहे हैं, जिसमें 6-0 की टीमें हिस्सा ले रही है, 6 टीमें हिस्सा ले रही है। और ये मैच बरकतुल्ला खान स्टेडियम की हमने बात की थी। तो इसमें भाई उद्घाटन मैच 2 टीमों के मध्य हुआ था, एक जयपुर इंडियंस के मध्य, जयपुर इंडियंस वर्सेस जोधपुर सनराइजर्स, जोधपुर सनराइजर्स। इन दोनों के मध्य यह मैच खेला गया, जिसमें जोधपुर सनराइजर्स हार चुकी थी और जयपुर इंडियंस जीत गई थी। तो विजेता टीम कौन सी रही भाई? जयपुर। आरपीएल के उद्घाटन मैच में विजेता टीम कौन सी रही? जयपुर। बढ़े आगे। नेक्स्ट, आपके खोपड़ी में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे ये प्रश्न अगर आपने ढंग से देख लिए तो। अगला प्रश्न है 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ये क्रिकेट के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। तो जो 30वां अभी 2023 में कौन सा मथुरा दास अवार्ड दिया गया था, वो था 30वां मथुरा दास अवार्ड। तो 30वें मथुरा दास अवार्ड 2023 जो है ये कितने वर्गों में प्रदान किए जाएंगे? तो ये 3 वर्गों में प्रदान किए जाएंगे। एक सीनियर वर्ग में मानव सुथार को मिलेगा, सीनियर वर्ग में किसको मिलेगा? मानव सुथार को। और जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया जाएगा, और सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी को। तो ये 3 नाम ध्यान रखना, मानव, मुकुल और पर्व, है ना? मानव, मुकुल, पर्व। क्योंकि मुकुल पर्व मनाता है क्योंकि वो मानव है, मुकुल क्या मनाता है? पर्व मनाता है, इसलिए वो क्या है? मानव है। या यूं कहें कि मुकुल मानव है इसलिए पर्व मनाता है। तो मुकुल मानव और पर्व है, मानव सुथार, मुकुल चौधरी और पर्व झालानी। मानव सबसे बड़ा होता है, मानव प्रजाति सबसे बड़ी होती है, इसलिए वो सीनियर वर्ग की बात है। तो सीनियर वर्ग में दिया जाएगा मानव सुथार को। और फिर मुकुल है भाई, मानव कौन है? मानव, मुकुल है, इसलिए मुकुल भी बड़ा हो गया, वो जूनियर वर्ग में आ गया। और पर्व जो है ये सब जूनियर वर्ग में दिया जाएगा। यानी उपयुक्त सभी आंसर रहेगा कि 30वें मथुरा दास अवार्ड 2023 किन किन वर्गों में दिए जाएंगे? तो 3 वर्गों में दिए जाएंगे। सीनियर वर्ग में मानव सुथार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी को। किसको? पर्व झालानी को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। किस शहर में देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? कौन सा ऐसा देश है? अच्छा, कौन सा ऐसा शहर है? ध्यान दीजिएगा कि किस शहर में देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। भाई देश है, भारत की बात है, और जब भारत की बात होती है तो बातें हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि हम बड़े देश हैं। जनसंख्या में हम चीन को पछाड़ चुके हैं, चीन के 1800 लाते मार चुके हैं हम, और इतने आगे चले गए हम चीन से कि भाई अब तो भारत ही भारत है। इतनी हमारे पास जनसंख्या की शक्ति है, जनबल हमारे पास इतना है, भुजबल हमारे पास इतना है कि किस शहर में देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? बताइए, वो है कौन सा आंसर? उज्जैन। उज्जैन में देश की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। काल गणना के सिद्धांत पर यह समय बताएगी। कौन से सिद्धांत पर?
काल गणना के सिद्धांत पर यह समय बताने वाली है। काल गणना के सिद्धांत पर यह समय बताने वाली है, याद रखना। इस घड़ी की अगर हम बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा, उज्जैन में जो वैदिक घड़ी है वो उसके लिए 60 फीट ऊंचा, कितना फीट ऊंचा, 60 फीट ऊंचा एक टावर तैयार किया जा रहा है, 7 मंजिला, 60 फीट ऊंचा और 7 मंजिला एक टावर तैयार किया जा रहा है, याद रखना, है ना। तो अगर ये घड़ी लगाई जाएगी 60 फीट ऊंचे टावर पर, जो 7 मंजिला होगा, कितने मंजिला होगा भाई, 7 मंजिला टावर होगा। अगर वैदिक घड़ी के समय की अगर हम बात करें तो ये हमें समय के साथ साथ लग्न बताएगी, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व की जानकारी देने के साथ साथ हमें जो अभी वर्तमान में हमारे जो टाइम चल रहा है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जो चल रहा है ना, उस 24 घंटे का जो मुहूर्त है उसमें 30 मुहूर्त 30 घटी में विभाजित कर दिया गया। इसको कितनी घटी में, 24 घंटे के टाइम को 30 घटी में बदला गया है। 24 घंटे को टाइम को कितने घटी में बदला गया भाई, 30 घटी में, कितनी घटी में, 30 घटी में बदला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मौजूदा वर्तमान टाइम की जो घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है, ये सुइयां भी उसमें रहेंगी साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात थी उज्जैन में लगाई जाने वाली घड़ी की, किसकी, उज्जैन में लगाई जाने वाली घड़ी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्लियर है मामला कि भाई देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आज का कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी जीवाणुओं के खिलाफ हाल ही में की गई खोज को क्या नाम दिया गया है। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी जीवाणुओं के खिलाफ कौन सी दवा खोजी गई है, कौन सी दवा खोजी गई है, तो ध्यान रखना वो दवा है, यहां थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है भाई, ऑप्शन है मिस्टेक है। मैं दवा का नाम आपको बताऊं, एंडोलिसिन। कौन सी दवा है, एंडोलिसिन, एंडोलिसिन, ये आप सुधार लेना, एंडोलिसिन, ठीक है, इनको हटाओ, आप ध्यान रखो, एंडोलिसिन, एंडोलिसिन। अगर स्पष्ट लिखूं थोड़ा तो ये लो भाई, ये एंडोलिसिन दवा है जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी जीवाणुओं के खिलाफ तैयार की गई है ना। एंडोलिसिन दवा ये जो खोज की गई है, ये अमेरिका के वाशिंगटन शहर से एक खबर हमारे पास आई है साहब, है ना। इसमें खास बात क्या रहती है, ये जो प्रतिरोधी जीवाणु है इनका समाधान ढूंढने का इसमें बताया गया साहब। कुल मिलाकर ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस देश में पार्क का नाम लिटिल इंडिया रखा गया है ना, गजब का प्रश्न। अभी नरेंद्र मोदी जी जाकर आए थे उस देश में, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया में पार्क का नाम ही लिटिल इंडिया रख दिया। वहां के जो भारतीय लोग हैं उनके कारण ये सब संभव हो पाया। तो भारतीयों की तो भाई साहब हर जगह धमाल है, हर जगह कमाल है ना कि साहब। हाल ही में किस देश में पार्क का नाम लिटिल इंडिया रखा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पार्क का नाम लिटिल इंडिया रखा है। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और ये देखो गजब का प्रश्न फिर आया। हाल ही में किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपने नाम सुना हो सालू जिंदल का, किसका भाई, सालू जिंदल का अगर आपने नाम सुना हो तो सालू जिंदल एक जानी मानी हस्ती, एक जानी मानी हस्ती रही है सालू जिंदल। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह है सालू जिंदल। किसे सम्मानित किया गया भाई, सालू जिंदल को यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। यह है एक मोबाइल ऐप, ऑल इन वन इरिस मोबाइल ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। ये जो मोबाइल ऐप है कौन सी ऐसी बैंक होगी भाई, कौन सी ऐसी बैंक है जिसको लॉन्च किया है। इरिस जो मोबाइल ऐप है, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूं
कि इरिस मोबाइल ऐप कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप दें, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है आज का जो आपके लिए छोड़ा गया है। आप इसका आंसर सुनिश्चित रूप से देंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको करण जीके का वीडियो? कल हम इस प्रश्न पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके उत्तर की आकांक्षाओं के लिए हम रहते हैं आपके साथ कि कितना आप अच्छे से उत्तर दे पाते हो, ऐसी कौन सी बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप हमें शेयर करके बताएं कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और आज्ञा दें। अगली क्लास के लिए कल फिर मिलेंगे हम करण जीके के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। ओके।